राकेश जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की सुनवाई हुई है, इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मद्देनजर आपको क्या लगता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को नए सिरे से देख रहा है? जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसको नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो 10th शेड्यूल था उसमें जो पैरा नंबर 3 है, यानी किसी भी राजनीतिक दल में स्प्लिट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मर्जर की बात की गई। तो लगता है ये मामला लंबा खिंच जाएगा, आपको क्या लगता है? राकेश जी, आप अपने को अनम्यूट करें पहले प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? वाहिद भाई, एक जगह आप स्टेबल हो जाएं तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज आपका कैमरा हिल रहा है, उससे तस्वीर बिगड़ रही। हाँ राकेश। हाँ, ये मैं कह रहा था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें 5 मुद्दे थे। एक तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीडिंग था, स्पीकर का इलेक्शन था, रिकॉग्निशन ऑफ विप है कि वो विप कौन रहेगा फाइनली, फ्लोर टेस्ट वाली बात थी, और ये कहा गया कि चूंकि ये मामला अभी सब जुडिस है तो इस समय जो नई सरकार बनी है एकनाथ शिंदे की, वो बनने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस डिसीजन में ऐसा कहा था कि ये अंतिम फैसला नहीं होगा, और उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए कहा था, और उन्होंने कहा था कि 11 जुलाई तक वेट करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसी बीच में राज्यपाल महोदय ने एक नई सरकार को शपथ ग्रहण करा दिया है। तो जाहिर है कि ये मामला बहुत ही बड़ा है, क्योंकि 5-6 पिटीशन जैसे आपने कहा ऑलरेडी इसमें फाइल किए जा चुके हैं, और सारे पिटीशन पर चर्चा होनी है, सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है, और एक तरह का ये एक संकट है, एक संवैधानिक संकट है, एक संघीय व्यवस्था पर संकट है, और उसके पीछे राजनीतिक कारण है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा है कि इस तरह के जो चीजें अभी हो रही हैं और आने वाले समय में भी होंगी, उसके बारे में एक कोई नई दिशा दी जाए, एक कोई नया निर्देश दिया जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं कम होंगी। तो अवश्य ही होंगी, क्योंकि राजनीतिक सत्ता जो है उसमें निर्मुष्टता आ गई है, और लोग ज्यादा से ज्यादा अपने कब्जे में सारी चीजें करना चाहते हैं, विधायकों को लेना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है आशुतोष जी की पहले की जो सरकारें हुआ करती थी केंद्र में, उनमें जो राष्ट्रीय दल थे उनका प्रतिशत ज्यादा हुआ करता था, उनकी संख्या सीटों में उनकी ज्यादा हुआ करती है। जैसे आप 1979 का देखें, यहाँ से 89 में जो इलेक्शन हुए उस समय करीब 80% सीट जो थी राष्ट्रीय दलों के पास थी, और आज वो सीट घट के करीब 60% हो गई है। तो एक तरह से ये संघीय व्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत था कि जो राज्यों में जो पार्टियां हैं उनकी अपनी जो विचारधारा है, उनकी अपना जो उनकी परिकल्पना है, उसको भी ये पूरे संघीय व्यवस्था में उनको भी एक स्थान मिले, उनकी विचारधारा को, उनकी प्रोग्राम्स को भी सुना जाए, उनकी बातों को भी रखा जाए जी। तो वहां तक तो ये बात ठीक थी, और इस कारण से ये जो एनडीए का अलायंस हुआ और बाकी यूपीए के अलायंस में एक तरह से वो अच्छा संकेत था भारत की चूंकि विविधता को देखते हुए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी संख्या कम हो रही है या वो कमजोर हो रहे हैं। ले देखिए 2-3 राष्ट्रीय दल अब रह गए हैं जिनकी कोई संख्या है लोकसभा में, और उसमें एक भाजपा है जिसकी बहुत बड़ी संख्या है। तो भाजपा अब चाहती है कि वो व्यवस्था जिसमें ज्यादा राज्यों के पार्टियों का जो प्रतिनिधित्व था वो कम हो, और एक तरह से एक वर्चस्व जो है एक ही राजनीतिक पार्टी का, भाजपा का, सारे राज्यों में हो जाए, और ये छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं उसमें या तो खत्म हो जाए या उसमें मिल जाए, कुछ इस तरह की बातें हैं। अब आप देखें जो इनका एनडीए का इतिहास रहा है आशुतोष जी की, पिछले करीब जब से ये पार्टी संख्या में आई है 89 के बाद से, तो करीब ये 40 बार अलग अलग राज्यों में इन्होंने अलग अलग दलों के साथ अलायंस किया। उस अलायंस में करीब करीब सारे अलायंस टूट चुके हैं, 6-7 को छोड़ के, या वो समाहित हो गए या टूट गए या कमजोर पड़ गए, अब उनका अस्तित्व नहीं है। आज की तारीख में भी जो अलायंस अभी है 22 पार्टियों का एनडीए में, उसमें कुछ ही पार्टी है जो अपना वर्चस्व या अपनी ताकत बनाए रख पा रही हैं, और जो पहले जो अलायंसेस हुए हैं भाजपा के द्वारा राज्यों में, उसमें से वही राज्य जो है वो अपनी शक्ति बचा सके, अपनी राजनीतिक छवि या अपनी राजनीतिक पहचान बचा सके, जिसका नेतृत्व एक बहुत ही मजबूत हाथों में था या रहा है। ठीक उसी तरह जैसे बाल ठाकरे जब थे तो पार्टी मजबूत हाथों में थी, तो उनका भी अलायंस या उनकी ताकत राज्य में बनी रही बीजेपी के साथ अलायंस होने के बाद भी। लेकिन वो कमजोर जो जहां वो
पार्टियां होने लगी, जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी है या एजीपी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जी। बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो पार्टियां जब कमजोर हो गई तो उनका जो स्पेस था, राजनीतिक स्पेस जो था उस राज्यों में, वो भाजपा ने कब्जा कर लिया। और धीरे धीरे वो सारे एक तरह से जो है कि बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों को खा जाती है, कुछ उसी तरह का मत्स्य न्याय हो रहा है। और उस कारण से वही मत्स्य न्याय अब महाराष्ट्र में दिख रहा है कि महाराष्ट्र बाल ठाकरे के जाने के बाद शिवसेना डेफिनेटली कमजोर हुई। उद्धव ठाकरे में वो चीज नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो बल नहीं है, और वो उनकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है जितने बाल ठाकरे के थी। तो ये अच्छा मौका था भाजपा के लिए और इसने उस तरफ अपना दांव खेला है। और ये कुछ बातें भी उस तरह से गलतियां हो गई हैं भाजपा तो शिवसेना में। राकेश, आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो पूरी कोशिश है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से खत्म और नेस्त नाबूद करने की कोशिश, ये आपका कहना? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।